प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम सोशल साइंस में आपको पहला पाठ है इतिहास का, यूरोपीय राष्ट्रवाद। ये पाठ आपको हम पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले तुमको ये पढ़ना है राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हम लोगों के अंदर अपनेपन को पनपने में काम करती है। मतलब अपनापन, इसका मेन अर्थ है अपनापन। अपनापन समझते हो, हम लोगों में आपस में एक जुड़ाव। कैसे हम लोग एक साथ होंगे, कैसे हम लोग एक लक्ष्य के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे, ये हमें राष्ट्रवाद बताता है। राष्ट्रवाद की कई परिभाषाएं आई। लोग राष्ट्रवाद को बहुत पहले से ही लोगों में पनप रही थी भावनाएं। इसमें कुछ लोग राष्ट्रवाद के लिए इतिहास को देखते हैं, उनका गौरव देखते हैं, उनकी वीर गाथाएं देखती हैं, तो उन्हीं के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना उनमें पनपने लगती है। राष्ट्रवाद का मेन कारण यूरोप में रहा तानाशाही का शासन। तानाशाही का मतलब होता है एक ऐसा शासन जिसमें निर्णय लेने की सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती है। और वो क्या कौन होता है? राजा होता है। सारी शक्तियां किसमें निहित थी? राजा में। 19वीं शताब्दी से पहले तक तो ज्यादातर देशों में राजवंशों का शासन रहा। इसमें राजवंश जो होते थे, ज्यादातर लोकतंत्र उस समय नहीं था, तो राजवंश ही शासन करते थे। अब एक राजवंश ऐसा होता है जिसमें मेन शक्ति किसमें निहित है? राजा में, जिसको बदला नहीं जा सकता है। यदि राजा अच्छा है तो या नहीं अच्छा है तब भी हम उसको बदल नहीं सकते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन उन्हीं के हाथ में रहता है। राजा, फिर उसका पुत्र, राजा होता है, फिर उसका पुत्र। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी राजा तानाशाह हो सकता है कुछ राजा अच्छे भी राजा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा रहे जिनमें तानाशाही की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी। इसी कारण यूरोप में बदलाव के लिए क्रांतियां शुरू हो गई। ये बदलाव जो हमारा रहा, इसका मेन देश आप लोग पढ़ेंगे फ्रांस। सबसे पहले हम लोग फ्रांस को ही मानते हैं जहां से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति कक्षा 9 के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्यों हुई थी? में इसका भी कारण वही था, तानाशाही। उस समय फ्रांस में लुई 14वें, लुई 15वें और लुई 16वें, मतलब 3 का ऐसा एक शासन काल रहा जिसमें तानाशाही बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते चरम पर आ गई। यहाँ पर शासक ये सब कैसे थे? निरंकुश। निरंकुश समझते हैं? निरंकुश शासक का मतलब होता है एक ऐसा शासक जिसके ऊपर अंकुश न लगाया जा सके, जिसकी नीतियों को रोका ना जा सके, सर्वो अपने आप को मानता हो। तो ऐसे शासन को बदलने के लिए लोगों में कुछ भावनाएं पनपने लगी कि इसको कैसे बदला जाए। आप इसको पढ़ चुके हैं पहले, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। यहाँ पर लोगों में कौन कौन सी भावनाएं पनपी जिन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? यहाँ पर एक होता है सामूहिक अपनेपन की भावना। सामूहिक अपनेपन की भावना। सामूहिक अपनेपन की भावना कब आती है लोगों में? हम लोग कब एक होते हैं? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? पहचान। जब हमारे अंदर कोई पहचान होगी तभी तो हम एक समूह बन सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। ये सामूहिक पहचान की भावना या सामूहिक अपनेपन की भावना लाने के लिए फ्रांस में कुछ ऐसे दार्शनिक आए, आप पहले पढ़ चुके हैं।
वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे कुछ दार्शनिक थे। उन दार्शनिकों ने लोगों में भावनाएं भर दी कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए, और वो पहचान किस रूप में होनी चाहिए। तो फ्रांस में उस समय निरंकुश शासन था, और इस शासन के कारण सारी शक्तियां किसमें नहीं थी, एक राजा में नहीं थी। तो यहाँ पर लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इन लोगों में भावना पहली पितृभूमि। पितृभूमि जैसे कि हम लोग अपने यहाँ मातृभूमि कहते हैं, फ्रांस में अपनी जो भूमि या अपना जो देश होता है वहाँ के लोग पितृभूमि कहते हैं। तो लोगों में ये बात कही गई कि फ्रांस की जो भूमि है ये हमारे पितरों की है। इसमें क्यों एक व्यक्ति का ही शासन है, एक भूग्रो वंश का ही शासन क्यों रहे? ये भूग्रो वंश का शासन है, क्यों ना इसे बदला जाए? क्योंकि हम जानते हैं राजतंत्र में बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब राजा को बदला नहीं जा सकता है। साथ इलेक्शन चुनाव होता नहीं था। तो यहाँ पर लोगों में अपनेपन की भावना आने लगी। पितृभूमि के लिए लोग एक दूसरे को समझाने लगे, बताने लगे। फिर नागरिकता की बात आई, क्योंकि फ्रांस में सभी, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है पितृभूमि। पितृभूमि अभी मैंने जैसे बताया, यहाँ हमारे देश में हम लोग अपनी जो देश है उसको हम लोग मातृभूमि कहते हैं। सेम ऐसे ही उस समय फ्रांस के लोग अपने मातृभूमि को मातृभूमि न कहकर पितृभूमि कहते थे, और इसे ला पैट्रिया कहा जाता था। नागरिकता की बात आई तो यहाँ पर इसका नाम दिया गया था ली सिटियन। मतलब नागरिकता क्या थी, फ्रांस के लोग वहां पर समान नहीं माने जाते थे। कई प्रकार की नागरिकता दी गई थी। जैसा कि आप पहले पढ़े होंगे, वहां पर वर्ग कितने थे आप जानते हैं, 3 वर्ग के लोग रहते थे। एक इसमें पहला वर्ग था पादरी, दूसरा वर्ग था कुलीन, तीसरा वर्ग था सर्वहारा। मतलब 3 स्टेट्स थे, 3 स्टेट्स आप पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पे वर्ग लिखना है। पादरी वर्ग आप जानते हैं पुरोहित होते थे। अब फ्रांस में ईसाई धर्म चलता था, तो जो चर्च के पुजारी होते थे उनको पादरी कहा जाता था। कुलीन वर्ग में राजा और सामंत होते थे। सर्वहारा वर्ग में किसान और मजदूर होते थे। पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था। ये 2 वर्ग जो ऐसे थे इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार का मतलब ये होता है, ये लोगों से कर नहीं लिया जाता था, ये लोग विलासिता का जीवन जीते थे। जबकि सर्वहारा वर्ग जो था ये करदाता था। इसको कई तरीके के कर देने पड़ते थे। एक कर होता था टाई, एक होता था टाई। ये कर उस समय फ्रांस में अदा करने पड़ते थे। अब सोचिए कि एक सर्वहारा वर्ग जिसमें मजदूर किसान आते हैं, उनको कई प्रकार के कर देने पड़ रहे हैं, अपना जीवन भी वहन करना है। तो ये टाई कर होता था, जो आपको समझ लें उपज कर होता था। उपज, अपनी उपज का कुछ हिस्सा राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। वहीं टाई एक धार्मिक कर था। ये धार्मिक कर इस तीसरे स्टेट को राजा को नहीं देना पड़ता था, सीधे पादरी को देना पड़ता था। वो भी अपनी उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था, 10वां भाग। अब एक कर ये कुलीन वर्ग को देते थे, राजा को देते थे, एक कर ये पादरी को देते थे। ऐसे कर देते थे तो इन लोगों में कर बढ़ते जा रहे थे। इन कई कारणों से इन लोगों ने यहाँ पे अलग अलग विरोध किया। फिर ये इनकी नागरिकता क्या थी? यहाँ पर पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग की नागरिकता अधिक मानी जाती थी, अर्थात इनका वोट वहां पर जब स्टेट जनरल में चुनाव होता था तो स्टेट जनरल में एक वर्ग का एक वोट माना जाता था, जबकि इस वर्ग में सदस्य केवल
300 हुआ करते थे, इसमें 300 होते थे और इसमें 600 होते थे। जिस वर्ग में 600 सदस्य हैं उनका वर्ग वोट इन दोनों के वोट के बराबर, दोनों का अलग अलग वोट और इनका एक वोट माना जाता था। इसलिए कभी भी स्टेट जनरल में इनका बराबर वोट नहीं होता था, बराबर प्रतिनिधित्व नहीं होता था। तो इस प्रकार से इन लोगों ने इस पर बात की कि जब हमें नागरिकता बराबर की नहीं मिलती है, प्रतिनिधित्व बराबर का नहीं मिलता है, तो हम इस शासन का क्यों ना विरोध करें। दूसरी बात आती है हमारा समूह एक और कैसे बनता है, हमारे में अपनेपन की भावना कैसे आती है। पितृभूमि के लिए जब हम संघर्ष करते हैं, अपनी नागरिकता के लिए संघर्ष करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास एक तिरंगा भी होना चाहिए, समान झंडा। झंडा भी राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। जब हमारे पास कोई झंडा, इससे फ्रांस में भी एक झंडा तैयार किया गया था और उसमें 3 कलर होते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों ने राजतंत्र का विरोध करना शुरू कर दिया और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। ठीक, और इसके बाद जब राष्ट्रवाद बढ़ा, क्रांति हुई। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील के दुर्ग के पतन के साथ क्रांति संपन्न हुई। क्रांति होने के बाद बदलाव आना शुरू हुआ। आप जानते हैं कोई भी क्रांति होती है या कोई भी घटना होती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। फ्रांस में भी बदलाव आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन आता है सीधे एनसीईआरटी का, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन कौन से बदलाव हुए। तो यहाँ पर बदलाव आप पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जब संपन्न हुई, उसके बाद फ्रांस में बहुत सारे बदलाव हुए। वह बदलाव हुए जो लोगों में एक राजा का प्रतीक माने जाते थे, मतलब राजा के शासन का प्रतीक माने जाते थे, उन सभी को बदल दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे जब कभी बदलाव होता है तो कोई ना कोई नया होता है, जिसमें पहला काम हुआ नया संविधान लिखा गया। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को बंधुत्व और समानता का अधिकार दिया। तो आज हम जो हमारे पास जो अधिकार है, समानता का अधिकार, फ्रांस से ही प्राप्त है। तो फ्रांस में एक नया संविधान बना। दूसरा, आप जानते हैं कि उसमें मेन कारण क्या था, निरंकुशता, मतलब बुब्रोवंश। तो बुब्रोवंश का अंत कर दिया गया। बुब्रोवंश का अंत हुआ और एक नई कौन सी समानता की या कह सकते हो राजतंत्र का अंत हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो बुब्रोवंश का अंत कर दिया गया। तीसरा, आप जानते हैं सामंतवादी प्रथा। सामंतवादी प्रथा का अंत। देखिए सामंतवादी प्रथा क्या होती है। सामंतवादी, सामंत आप जानते हैं ये हिंदुस्तान के राजाओं में भी सामंत हुआ करते थे। राजा का एक स्टेटस जो एम्पायर होता है पूरा, उसको चलाने के लिए सामंत रखने पड़ते हैं। सामंत के बारे में आप समझिए थोड़ा। आपको मान लीजिए बड़े जमींदार, पहले क्या होता था, एक राजा है तो राजा स्वयं पूरा क्षेत्र कवर नहीं कर सकता है, नहीं देख सकता था, इसलिए वो सामंत रखता था। सामंत क्या होते थे, अब फ्रांस में आप पढ़ चुके हो ना, फ्रांस में कुलीन वर्ग था जो कर लेता था, कर देता नहीं था। सामंत जो होते थे, अब मान लीजिए ये आपका एक एरिया है, इसमें ये एरिया एक सामंत को दे दिया गया। ये सामंत क्या करता था, क्या ये खेती करता था? सामंत खेती नहीं करता था। खेती करने वाले तो किसान होते थे। तो
तो ये इस खेत को छोटे छोटे किसानों में बांट देता। अब कई किसानों को दे दिया गया। अब किसान भी जो होता था वो अकेले सारी मेहनत नहीं कर सकता था। वो क्या करता था, किसान को दिया गया एक खेत, किसान इसमें कृषक दास रखता था। कृषक दास इसमें खेती करते थे, उनको इस यहीं पे रहना होता था और एक दासता के रूप में वो जीवन बिताते थे। तो यहाँ पर ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट एक किसान का है नहीं है, क्योंकि किसान को दिया गया है, इसका मालिक तो सामंत है। कई किसानों को एक प्लॉट दे दिए गए और उन किसानों से सामंत सीधे क्या लेता है, कर लेता है। तो यहाँ पर किसान और मजदूर मेहनत करता है, लेकिन सामंत को फायदा आता है। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंत स्वयं काम नहीं करता था, वो किसानों से टैक्स वसूल करता था। और कितने टैक्स वसूल करता था अभी मैंने बताया आपको, टाइथ नाम का, और टाइथ कर पादरी वर्ग को चला जाता था, और जो टाइथ कर होता था वो किसके वहां में होता था, सामंत उसमें से कुछ हिस्सा राजा को दे जाता। इस प्रकार की प्रथा फ्रांस में चल रही थी। अब इस प्रकार की प्रथा में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है, इस वर्ग का। इस वर्ग ने इसमें भी बदलाव कर दिया और सामंतवादी प्रथा का अंत हो गया। दूसरा, चौथा है, ये आपका परीक्षा में जरूर आता है क्वेश्चन, ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में, और सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा होता है कि कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर सामंतवादी प्रथा का जब अंत हुआ तो कोई नई प्रथा आई हुई, सामंतवादी प्रथा का अंत हुआ और इसके स्थान पर एक प्रथा आई समान। वो सामंतवादी प्रथा के बाद यहाँ पे समानता ला दी गई। समानता मतलब ये कर दिया गया कि सामंत कोई नहीं रहेगा, सारे खेत किसानों को दे दिए जाएंगे और वह समानता का अधिकार रखेंगे, मतलब अब कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। दूसरा, अगला जो सुधार था, एक और प्रथा चल रही थी, बहुत ही वहां पे अटपट सी थी, आयात निर्यात शुल्क। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति। फ्रांस में एक व्यवस्था थी आयात निर्यात शुल्क, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क। मतलब यह है कि यदि आप फ्रांस में रहते हो उस समय, यदि आप उस समय फ्रांस में रहते तो आपको आंतरिक आयात निर्यात शुल्क देना पड़ता। कैसे? ये मान लीजिए फ्रांस है, आप फ्रांस में यहां पर रहते हो, उस समय फ्रांस में लगभग 11 राज्य हुआ करते थे। लिख लीजिए, 11 राज्य हुआ करते थे और हर राज्य की अपनी एक सीमा होती है। यदि आप व्यापार के लिए घर से निकले हो, आपकी वस्तु इस एरिया से इस एरिया को जाना चाहती है, तो आपको इतनी एरिया से गुजरना पड़ेगा और हर बॉर्डर पर आपको सीमा शुल्क देना पड़ता था और ये सीमा शुल्क 5% लगता था। तो इस शुल्क से असर क्या पड़ता था आप समझते हैं? आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हो और उत्तर प्रदेश में आलू की कीमत 15 रुपये हो और उसको तमिलनाडु तक ले जाना हो, तो बीच में कितने राज्य हैं उनसे गुजर कर जाना पड़ेगा और हर राज्य उसमें 5% टैक्स लेता रहे, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी महंगी हो। और एक ही देश में एक जैसी वस्तु का अलग अलग प्रकार का मूल्य लागू हो जाएगा। तो ऐसे ही होता था, यहाँ से इस छोर से इस छोर तक जाते जाते 11 बार 5% टैक्स उस व्यक्ति को देना पड़ता था और इस टैक्स से वस्तु महंगी होती चली जाती थी और ये वस्तु खरीदने वाला आपका लास्ट वर्ग था जिसको नुकसान होता था। तो इस वर्ग को, इस आयात निर्यात शुल्क को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अगला
पांचवा यहाँ पर एक और व्यवस्था थी, नाप तौल की समान पद्धति नहीं थी। नाप तौल की समान पद्धति नहीं थी, अब समान पद्धति लागू कर दी गई। नाप तौल की समान पद्धति लागू की गई। इसमें क्या था, नाप तौल की वहां पर एक समान पद्धति नहीं थी। फ्रांस में इतने जब स्टेट होते थे, हर स्टेट का नाप तौल अलग अलग था। वहां पे नाप तौल की जो पद्धतियां थी सब अलग थी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जैसे इस एरिया में आप पहुंचते हैं, यहाँ पर 1 किलो 900 ग्राम का है, यहाँ पहुंचे तो 1000 ग्राम का है। तो यहाँ पहुंचे तो मतलब हर स्टेट में उसकी वजन या लंबाई में अंतर आया करता था। तो एक देश में रहकर लोग यदि इस एरिया में खरीदते हैं तो उनको लंबा कपड़ा मिल जाता है 1 मीटर से, इसमें खरीदते हैं कम लंबा मिलता है। तो यहाँ पर नाप तौल की एक समान पद्धति नहीं थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लोगों ने ये भी पद्धति बदल दी। स्टेट जनरल यहाँ की एक संसद थी, आपने कक्षा 9 में इसको भी पढ़ा था, स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल क्या था, स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब होता है वही वर्ग। आप जानते हैं फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। पहले स्टेट में पादरी वर्ग था, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग था, तीसरे स्टेट में सरदारा वर्ग, जिसमें मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग ये सब आते थे। स्टेट जनरल में अलग अलग सभा बुलाई जाती थी, इसलिए स्टेट जनरल बनाई गई थी। और इसमें लुई सोलहवां अलग अलग तीनों वर्ग की सभा आयोजित किया करता था। क्रांति के बाद स्टेट जनरल को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये राजतंत्र का अभी भी प्रतीक थी। तो इसका नाम बदलकर हटा के इसको नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया। इस प्रकार से राजा के बहुत सारे कार्यों का बदलाव हो गया। और फिर अगला नया संविधान लागू हुआ, बोगरो वंश का अंत हो गया। बोगरो वंश का अंत मतलब लुई सोलहवें के शासन का समापन हुआ। सामंतवादी प्रथा हट गई, सामंतवादी प्रथा आ गई, आंतरिक आय व्यय शुल्क की समाप्ति कर दी गई, नाप तौल की समान पद्धति लागू कर दी गई, स्टेट जनरल को हटा दिया गया और नेशनल असेंबली की स्थापना कर दी गई। फिर यहाँ पर फ्रेंच भाषा, आप जानते हैं कि किसी भी देश में यदि कई भाषाओं के लोग रहते हैं तब भी एकता का अभाव रहता है। इसलिए फ्रांस में एक और बदलाव किया गया, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। 8वां बदलाव एक और हुआ। 8वां बदलाव क्या होता है, फ्रांस में एक जैसा तिरंगा नहीं, वो राष्ट्रगान नहीं था। फ्रांस में एक मर्सिले हुआ करते थे जो वीरता के गीत गाया करते थे, देश प्रेम के गीत गाया करते थे। इसलिए उनके गीत मर्सिले को राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में कई बदलाव आए। ठीक है, देखिए बदलाव ही क्रांति का एक रूप है। आप जानते हैं इससे पहले भी यूरोप में कई बार बहुत सारी घटनाएं हुई। यहाँ पर हर देश एक एक अपनी बहुत ही विशेषता लिए हुए है। इसमें फ्रांस का जो एक इतिहास रहा, आप देख रहे हैं इसने बहुत बड़ा बदलाव किया। 3 कारणों से राष्ट्रवाद का उदय कहां से माना जाता है, फ्रांस से। ठीक है,
यहाँ पर कुछ और भी लोग थे जिन्होंने फ्रांस के लिए स्टार्ट ध्यान दीजिए। आपका वैसे तो एक क्वेश्चन आपका इधर लॉन्ग क्लियर हो रहा है, आप लोग इसको जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको हेडिंग बना के लिखेंगे, क्योंकि वो आपका ये 150 शब्द में लिखने के लिए आ रहा है बोर्ड परीक्षा में। आप फिर से एक बार देख लीजिए जो हेडिंग्स आपने तैयार की है। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का पहले तो आपने अर्थ समझा। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? एक ही शब्द में आप समझ सकते हो, अपनेपन की भावना। जब लोगों में अपनेपन की भावना पनपती है तो राष्ट्रवाद का उदय अपने आप होने लगता है। कारण क्या था? आपको बताया गया था, कारण था तानाशाही। तानाशाही, उस समय तानाशाही का शासन कौन कर रहा था? लुई 16वां। लुई 16वां था, फ्रांस का यह शासक था। फ्रांस में क्रांति हुई। ये क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील के दुर्ग के पतन से। बास्तील का दुर्ग जो कि राजा की क्रूरता का प्रतीक था, और इस प्रकार से तानाशाही या निरंकुश शासन या गुब्रो वंश इसका अंत हुआ और क्रांति संपन्न हुई। तो ये क्रांति जो हुई इसके लिए लोगों में एक अपनेपन की भावना आई, सामूहिक अपनेपन की भावना जो आपको एक पहचान देती है, और इस प्रकार से लोगों में पितृभूमि के लिए उकसाया गया, बताया गया, नागरिकता के लिए बताया गया, एक समान झंडा तैयार किया गया, और इस प्रकार से लोगों में अपनेपन की भावना शुरू हुई। और फिर ये जो क्रांति सफल हुई, इस सफल क्रांति के बाद फ्रांस में परिवर्तन हुए, नया संविधान बना, बोब्रो वंश के शासन का अंत हो गया, सामंतवादी प्रथा को हटा दिया गया, समानता की प्रथा लागू कर दी गई, आंतरिक आय निरसन समाप्त कर दिया गया, नापतोल की एक समान पद्धति लागू कर दी गई, और स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, मर्सिले को राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। ठीक इस प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रवाद का यहाँ तक आपका उदय पूरा हुआ। बोर्ड परीक्षा का जो नया पैटर्न है उसमें आप देखेंगे लॉन्ग आंसर 150 शब्द में आता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा के आधार पर। तो इसमें आप इनकी हेडिंग बना के और एक एक हेडिंग में कुछ वर्ड लिखकर अपने जैसे मैंने समझाया उस हिसाब से लिखकर आप इसको 150 शब्द में आराम से तैयार कर सकते हो, और अच्छी आपकी बोर्ड परीक्षा में तैयारी हो सकती है, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आगे आपको नेपोलियन का उदय पढ़ाया जाएगा, जो अगले जो हमारा क्लास होगा उसमें हम आपको बताएंगे। और सभी छात्रों से हमारी एक अपील है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप शेयर करें। धन्यवाद।